काला गांव में 7 बजने ही वाले थे और हर दिन की तरह घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। 7 बजने वाले हैं। सभी लोग तुरंत अपने अपने घरों की ओर निकल जाएं। 7 बजने वाले हैं। सभी लोग तुरंत अपने अपने घरों की ओर निकल जाएं। गांव में पहरा लग चुका है। बस 7 बजने ही वाले हैं। जल्दी करो, सबको अपने अपने घर भेजो। दरवाजे बंद करवाओ, बच्चों को अंदर ले जाओ। मुखिया जी, लगभग सब चले ही गए होंगे। लगभग? तू जानता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है। जा और सबको तुरंत अपने अपने घर भेज। जी मुखिया जी, मैं तुरंत जाकर सबको देखता हूं। 7 बजने वाले हैं। सभी लोग तुरंत अपने अपने घरों की ओर निकल जाएं। 7 बजने वाले हैं। सभी लोग तुरंत अपने अपने घरों की ओर निकल जाएं। हे भगवान, चलो रे सब, अब दुकानें बंद होने वाली हैं। जल्दी करो, 7 बजने ही वाले हैं। अरे काकी, चाय तो पिला दो। अरे पगले, घंटी की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? 7 बजने ही वाले हैं। जल्दी से घर जा, वरना। अरे दादी, ये सब फालतू की बातें हैं। आप इतना डर क्यों रही हो? अरे बेटे, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। बेहतर यही होगा कि 7 बजने से पहले अपने घर पहुंच जाओ, क्योंकि रास्ते में अगर वो मिल गया ना, तो फिर यहाँ वापस मत आना। उस वक्त मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। गांव के सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी उसी खामोशी को चीरती हुई कहीं से किसी के रोने की दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, वो आ चुका है। सब चुप रहो, कोई आवाज नहीं करेगा। दरवाजा खोलो। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। कोई तो बाहर आओ, कोई तो मुझे न्याय दो। कोई सुन रहा है, कोई तो जरूर सुन रहा है मेरी बात। पिताजी, ये कौन है और ये बाहर रो क्यों रहा है? पिताजी, अरे मेरे बच्चे, ये वही है जो 7 बजे आता है। चुप रहो मेरे बेटे। तुम देख क्या रहे हो? गौरी, इसे चुपचाप अंदर लेकर जाओ। कोई तो बाहर आओ, कोई तो मुझे न्याय दो। पिताजी, चलो ना, दरवाजा खोल देते हैं। वो रो रहा है, लगता है किसी बड़ी मुसीबत में है। अरे चुप कर गौरी, इसे चुप रहने को बोलो, वरना हम सब फंस जाएंगे। लगता है वह चला गया है। भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र हैं, वरना न जाने क्या अनहोनी हो जाती। अरे भाई रे, कल हम बाल बाल बच गए। कल रात वो हमारा दरवाजा पीट रहा था। अच्छा हुआ हमने नहीं खोला, वरना पता नहीं क्या हो जाता भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। वो हमारे घर की तरफ भी आया था। मैंने तो अपनी बीवी बच्चों को बिल्कुल चुप रहने को कहा था। लेकिन भाइयों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी। वो इतना रो क्यों रहा था और क्या कहना चाहता था? भाई, कुछ तो बात है, जरूर कुछ तो बात है। भाई, पता है, मुझसे भी कल उसका ये रोना सहा नहीं गया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मुखिया जी ने साफ साफ मना किया है कि कोई भी दरवाजा नहीं खोले। ठीक है भाई, अब चलो, मुझे जल्दी से काम पर निकलना है। जल्दी निकल जाऊंगा तो शाम से पहले घर वापस आ जाऊंगा, वरना अगर 7 बज गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
भाइयों चलो चलो जल्दी, हमें घर वापस लौटना होगा वरना 7 बज जाएगा। चलो भाई जल्दी चलो। वो सब लोग डर के मारे जल्दी जल्दी घर वापस लौट ही रहे थे। तभी उस नदी के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ नजर आता है, जिसकी झुकी हुई देह और स्थिर निगाहें जैसे किसी अनकहे राज की गवाही दे रही हों। अरे भाई, ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो कल रात हमारे पास आया था। हाँ भाई, ये तो वही है। अरे चाचा, आप वही हो ना जो कल हमारे पास आए थे? आप कुछ कहना चाहते थे? बूढ़े चाचा, बोलो ना, क्या बात है? बेटे, वो कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ चाचा, बोलो, कौन है जो कुछ कहना चाहता है? ठीक से बोलो चाचा। वो जो हर रात ठीक 7 बजे आता है। अच्छा चाचा, वो कौन है? क्या आप जानते हैं क्यों वो हर रात ठीक 7 बजे ही आता है और रोते हुए सबके दरवाजे खटखटाता है? वो कौन है चाचा? आप बताओ ना। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा वो क्या कहना चाहता है। मैं जरूर बताऊंगा बेटे। चाचा, आप बताओ, हमें जानना जरूरी है कि वो कौन है और क्यों इस तरह भटक रहा है। हाँ हाँ बेटे, उसका सच तुम्हें जानना ही होगा। वो क्यों ऐसे भटक रहा है, क्यों ठीक 7 बजते ही आ जाता है, सब बताऊंगा बेटे, ताकि दबा हुआ सच बाहर आ सके। वह बूढ़ा आदमी गांव वालों को एक एक कर सारी बात बताने लगता है। आज से 2 साल पहले इस गांव में एक बहुत ही सरल और ईमानदार परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा था। वे लोग कम में भी बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे का सहारा बनकर जीते थे। उनकी हंसी खुशी देखकर लगता था जैसे भगवान ने उन्हें हर सुख दिया हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में अचानक ऐसा तूफान आया जिसने पल भर में सब कुछ बदल दिया। वह खुशहाल परिवार, जो कभी दूसरों के लिए मिसाल हुआ करता था, धीरे धीरे बिखरने लगा। अरे कमला, सुनती हो? अरे जरा जल्दी खाना दे दो, मुझे काम पर भी जाना है, देर हो रही है। आज मालिक ने साफ कहा है समय पर पहुंचना होगा। हाँ जी, आ रही हूँ। आप क्यों इतना हड़बड़ा जाते हो? ला तो रही हूँ खाना, बस 2 मिनट सब्र कर लो। क्या करूं कमला, काम पर भी तो जाना होता है, रोज की मजदूरी है। एक दिन देर हो गई तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। हाँ जी, आ गई मैं। अब खा लो आप और जल्दी से काम पर निकल जाओ। भगवान करे आज का दिन ठीक गुजरे। अच्छा कमला, मेरा नन्हा सा लाल कहाँ गया? वो कहाँ है? उसे एक पल देखे बिना मेरा मन ही नहीं मानता। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। हाय मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू तो मेरा हीरा है रे, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। रघु के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग खुश थे। लेकिन रघु को यह नहीं पता था कि उसके परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत चुपचाप इंतजार कर रही थी। एक ऐसी मुसीबत जो आने वाले वक्त में उनकी हंसी, उनका सुकून और उनका पूरा संसार छीन लेने वाली थी। अच्छा रघु, कैसा है रे तू? सब कुछ ठीक है ना? मालिक, सब कुछ ठीक है, आपकी कृपा से। अच्छा रघु, एक बात बता, तेरे पास जो खेत वाली जमीन है वो हमें क्यों नहीं दे देता? तू तो उसमें खेती भी नहीं करता। अगर मुझे दे देता तो मैं तुझे अच्छे खासे पैसे भी दे देता। नहीं नहीं मालिक, वो मेरे पुरखों की जमीन है,
वही एकमात्र जमीन है जो हमारे पास है। उसे मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, चाहे कोई कितना भी पैसा क्यों न दे दे। सुना तुमने मुंशी, वो क्या कह गया? मुझे उसकी जमीन किसी भी हाल में चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अरे ठीक है मुखिया जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं हूं ना। आप बस देखते जाइए उसकी जमीन कैसे आपके हाथ में आ जाती है। मुखिया को रघु की जमीन चाहिए ही चाहिए थी। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। मुखिया ने एक खतरनाक चाल खेली। ये लो मुखिया जी, अब इस कागजात से कोई भी बोल देगा कि रघु की जमीन आपकी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि रघु ने आपको जमीन बेच दी है और इसके बदले उसने आपसे पूरे 3 गुना पैसे लिए हैं। इसमें रघु का एक झूठा दस्तखत भी मैंने लगा दिया है। अरे वाह वकील साहब, आपने तो हमें खुश कर दिया। अब मैं देखता हूं उस रघु को। उसकी जमीन अब मेरी होने से कौन मुझे रोकता है। लेकिन उसी समय रघु और उसका बच्चा चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ सुन रहे थे। तभी मुखिया की नजर उन पर पड़ गई। उसने रघु और उसके बच्चे को यूं छुपकर सुनते देख लिया। ओए, उधर देखो, वो लोग सब कुछ सुन रहे थे। पकड़ो उन्हें, जल्दी पकड़ो। कमला, मुखिया ने हमारे साथ बहुत बड़ी चाल चली है। वो हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कमला, अब हम क्या करेंगे? वो सबको लेकर हमारे घर की तरफ ही आ रहा होगा। जी, आप ही क्या बोल रहे हैं? ऐसा वो हमारे साथ कैसे कर सकता है? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? कमला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें कुछ तो करना होगा। जब वो चाल चल रहा था, उसी वक्त उसने मुझे और हमारे बच्चे को देख लिया है। अब वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। जी, अब हम क्या करें? अगर वो इधर आ गया तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। कमला, एक काम करते हैं, हम अपने बच्चे को पीछे वाले रास्ते से निकाल देते हैं। अगर वो इधर आ भी गया तो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ ही कुछ करेगा। मुझे अच्छी तरह पता है कमला, वो हमारे साथ कुछ गलत जरूर करेगा। मेरे बच्चे, तू जा यहां से। तू ही है जो इस सच्चाई को बाहर लाएगा। हमारा सच, हमारी बेगुनाही, सब कुछ अब तेरे हाथ में है। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन तू जिंदा रहकर सच को दुनिया के सामने लाएगा। रघु और उसकी पत्नी कांपते हाथों से अपने बच्चे को पीछे वाले रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। उधर ठीक उसी पल मुखिया अपने आदमियों के साथ आंगन तक पहुंच चुका था। ओए, पकड़ो उसे, भागकर जाने न पाए, जल्दी पकड़ लो उसे। मुखिया के आदमी उस बच्चे के पीछे लग जाते हैं। उधर मुखिया ने अपने झूठे कागजात पुलिस को भी दिखा दिए थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। साहब, यही है वो आदमी, रघु। इसने मेरे साथ धोखा किया है, जमीन बेचकर भी मुकर रहा है। रघु और कमला एक दूसरे को बेबस नजरों से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था, आज न उनकी सुनी जाएगी न उनकी सच्चाई। सच की आखिरी उम्मीद अब वही बच्चा था जो अंधेरे में जान बचाकर भाग रहा था। पुलिस रघु और उसकी पत्नी को जबरदस्ती वहां से ले गई। बिना सच जाने, बिना उनकी बात सुने रघु और उसकी पत्नी को कई सालों की जेल की सजा दे दी गई। उधर वह बच्चा जैसे तैसे करके उस गांव की नदी पार कर चुका था। नदी के किनारे मुखिया अपने आदमियों के साथ खड़ा था। हाथों में लाठियां, चेहरों पर हैवानियत और आंखों में एक ही इरादा, सच को वहीं खत्म कर देना। सुन मुखिया, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। इसी समय हर रात आऊंगा और सच को सबके सामने जरूर लेकर आऊंगा। मुखिया को समझ आ चुका था कि यह लड़का जरूर आएगा और सबके सामने सच बोल देगा।
इसी डर से उसने सच को दबाने के लिए एक और खतरनाक चाल चली। उसने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि रघु का बच्चा उसी नदी के किनारे मर चुका है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहलवा दिया कि अब वह बच्चा हर रात ठीक 7 बजे गांव में भटकेगा। धीरे धीरे यह झूठ डर में बदल गया। लोग सहम गए। शाम ढलते ही बच्चों को घरों में बंद कर दिया जाने लगा। 7 बजते ही दरवाजे बंद हो जाते, दिए बुझा दिए जाते। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई सवाल नहीं करता। इस तरह मुखिया ने झूठ के सहारे पूरे गांव को कैद कर लिया, ताकि अगर वह बच्चा सच में लौटे भी तो लोग सच सुनने की हिम्मत ही न कर पाएं। हे भगवान, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा मरा नहीं था, वो आज भी जिंदा है। हाँ बेटे, वो आज भी जिंदा है और वो आज भी आएगा सच्चाई बताने के लिए। बूढ़े चाचा, वह आज आएगा, लेकिन आज वह रोता हुआ नहीं आएगा। आज उसकी हर बात सुनी जाएगी। आज उसके लिए हर दरवाजा, हर खिड़की खुली रहेगी। चलो भाइयों, अब घर वापस चलो। आज से 7 बजने के बाद इस गांव में कोई डर नहीं रहेगा। आज कोई भी अपना दरवाजा या खिड़की बंद करके नहीं बैठेगा। शाम ढल चुकी थी और हर दिन की तरह मुखिया ने अपने आदमियों को पहरा देने के लिए भेज दिया। लेकिन आज गांव का नजारा अलग था। आज गांव के सारे दरवाजे खुले थे। हर कोई अपने अपने घर के बाहर बैठा था, मानो सब किसी मासूम के आने का इंतजार कर रहे हों। अब 7 बज चुके थे और गांव के लोग भी चौपाल पर इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी उसी पल किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गांव वालों को अब पता चल चुका था कि वह आ चुका है। उसी समय दूर से एक नौजवान दिखाई पड़ा। ठंड की घनी कोहरे ने उसका चेहरा ढक रखा था। वह नौजवान धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और जब वह सीधा चलते चलते गांव वालों के पास पहुंच गया, गांव वालों की नजर पहली बार उस शख्स पर पड़ी। उसी शख्स पर जिसके आने की खबर से पूरा गांव अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिया करता था। आज वही शख्स बिना किसी आहट के बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। ठीक उसी समय मुखिया और उसके कुछ आदमी वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। अरे अरे, इसे यहाँ आने किसने दिया? ये मर चुका है। भागो यहाँ से, भागो। अगर अब भी नहीं भागे तो ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। चुप करो मुखिया जी, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। हम सबको अब सच्चाई पता चल चुकी है। तुमने इस बच्चे के परिवार के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। छी छी, थू थू है तुम पर मुखिया। अब मुखिया क्या करता? उसकी नजर शर्म से झुक चुकी थी। जिस गांव को बरसों तक अंधविश्वास ने जकड़ रखा था, आज वही गांव उस डर से पूरी तरह बाहर आ चुका था। आज सच्चाई की जीत हो चुकी थी और बुराई की हार।